तो आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट दुनिया की एक ऐसी कहानी की जिसने पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम को अंदर तक हिला के रख दिया। हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसे कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था। एक ऐसा साम्राज्य जो बाहर से देखने में एकदम शानदार और चकाचौंध से भरा था, लेकिन अंदर से ना वो बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह खोखला हो चुका था। तो चलिए सीधा इस कहानी के अंदर चलते हैं और डिकोड करते हैं कि आखिर कैसे एक इतना सक्सेसफुल बिजनेस लीडर देश का सबसे बड़ा भगोड़ा बन गया। मतलब 9,000 करोड़ रुपए। जरा इमेजिन कीजिए इस नंबर को। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। और यहां सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है ना, वो ये है कि ये पैसा किसी एक इंसान का नहीं था। ये सीधा सीधा पब्लिक मनी थी, यानी आम जनता का पैसा, हमारे और आपके टैक्स का पैसा, लोगों की खून पसीने की कमाई और जिंदगी भर की सेविंग्स। सोचिए, इस पैसे से देश में कितने सारे हॉस्पिटल्स, कितने स्कूल्स और सड़कें बन सकती थी। लेकिन हुआ क्या? ये सारा का सारा पैसा एक अकेले इंसान के महंगे शौक पूरे करने में स्वाहा हो गया। बस यही 9,000 करोड़ का आंकड़ा इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। अब जरा इस सीन को अपने दिमाग में विजुअलाइज कीजिए। तारीख थी 2 मार्च 2016। रात के करीब 11:30 बज रहे होंगे। दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर एक प्राइवेट जेट बिल्कुल तैयार खड़ा है और उस जेट के अंदर अपनी शानदार रिक्लाइनर सीट पर बैठे हैं विजय माल्या। चेहरे पर एकदम सुकून वाली मुस्कान। जेट की लाइट्स बंद होती हैं और प्लेन सीधा लंदन के लिए टेक ऑफ कर जाता है। ये कोई नॉर्मल फ्लाइट नहीं थी, बल्कि ये उनके इतने सालों के अहंकार और एक बहुत बड़े धोखे का फाइनल क्लाइमैक्स था। पर सवाल यह है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। देखिए, 1955 में उनका जन्म यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप के मालिक के घर हुआ, एकदम बेइंतहा अमीरी के बीच। फिर 1983 में जब वो सिर्फ 28 साल के थे, सिर्फ 28 साल के, तब पिता के निधन के बाद उन्होंने ये पूरा विशाल बिजनेस अपने हाथों में ले लिया। माल्या ने किंगफिशर बियर को मार्केट का टॉप ब्रांड बना दिया। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन असली और सबसे खतरनाक एम्बिशन जागा 2005 में, जब उन्होंने आसमान की तरफ देखा और किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च कर दी। इस नए एविएशन वेंचर को लेकर उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या था, इसका एक बड़ा फेमस किस्सा है। जब माल्या ने एयरलाइन शुरू करने का प्लान बताया तो उनके खुद के पर्सनल असिस्टेंट ने उन्हें वार्निंग दी थी कि देखिए, एविएशन इंडस्ट्री बहुत टफ है, इंडिया में कई एयरलाइंस डूब चुकी हैं। और पता है इस पे माल्या का जवाब क्या था? उन्होंने साफ कहा, जिन्हें बिजनेस करना नहीं आता वे फेल होते हैं, मैं अलग हूं। ये एक लाइन उनके उस ओवर कॉन्फिडेंस को दिखाती है जिसने उन्हें ग्राउंड रियलिटी देखने ही नहीं दी। विजन तो उनका एकदम कमाल का था। एक ऐसी एयरलाइन जो अमीर लोगों वाली लग्जरी दे, मतलब बढ़िया खाना, पर्सनल टीवी स्क्रीन, एकदम टॉप क्लास सर्विस, और वो भी थोड़े सस्ते टिकट पर। स्टार्टिंग में तो पब्लिक एकदम दीवानी हो गई इसकी, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि अंदर ही अंदर कंपनी हर एक फ्लाइट पर, हर एक पैसेंजर पर 2,000 रुपए का भारी नुकसान झेल रही थी। और सबसे शॉकिंग बात बताऊं, जब एक क्लर्क ने इस नुकसान को नोटिस किया तो कंपनी के सीएफओ ने यह बात माल्या से जानबूझकर छुपा ली, क्योंकि बॉस उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ के जुनून में अंधे हो चुके थे। और एक तरफ एयरलाइन डूब रही थी, वहीं दूसरी तरफ बाहर दुनिया को क्या दिख रहा था? किंग ऑफ गुड टाइम्स का जलवा। मतलब 250 लग्जरी कारों का काफिला, लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई, मोनाको जैसे शहरों में आलीशान बंगले, एक अपनी फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर नाम की अपनी आईपीएल टीम, और तो और 311 फुट लंबा इंडियन एम्प्रेस नाम का प्राइवेट यॉट। लेकिन ये सब एयरलाइन के प्रॉफिट से नहीं आ रहा था। ये पूरी की पूरी लग्जरी लाइफस्टाइल एसबीआई, पीएनबी और आईडीबीआई जैसे बैंकों से लिए गए भारी भरकम कर्जों पर चल रही थी। फिर 2007 में एक ऐसा डिसीजन हुआ जिसने इस बर्बादी की स्पीड को डबल कर दिया। 1,800 करोड़ रुपए। ये वो अमाउंट है जो माल्या ने एयर डेक्कन को खरीदने के लिए खर्च किया। एयर डेक्कन एक लो कॉस्ट एयरलाइन थी जो पहले से ही भयंकर नुकसान में थी। जब इन्वेस्टर्स ने पूछा कि भाई, एक डूबती हुई कंपनी को इतने भारी पैसे देकर क्यों खरीद रहे हो, तो माल्या का जवाब था कि उन्होंने कोई कंपनी नहीं बल्कि मार्केट शेयर खरीदा है। ये प्योरली ईगो में लिया गया एक ऐसा फैसला था जिसने कर्ज के बोझ को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। अब जरा 2008 से 2010 के बीच का ये डेटा देखिए। ये इस कहानी का सबसे बड़ा इल्यूजन है। 2008 में पूरी दुनिया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रही थी। एविएशन फ्यूल के दाम आसमान छू रहे थे। लेकिन फोर्ब्स मैगजीन क्या बता रही है कि माल्या की एस्टिमेटेड नेटवर्थ 17,000 करोड़ रुपए है। मीडिया में वो टॉप अरबपति बने हुए थे, जबकि रियल फाइनेंशियल सच्चाई ये थी कि एयरलाइन के अंदर 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज छुपा हुआ था। मतलब एक तरफ सोने के मग में कॉफी पीने वाला अरबपति और दूसरी तरफ अंदर से पूरी तरह दिवालिया हो चुकी ये कंपनी। 2010 आते आते ये भ्रम टूट गया।
एक न्यूज़पेपर ने फाइनली उन 7,000 करोड़ के कर्ज की रिपोर्ट छाप दी और बस ताश का महल गिरना शुरू। एक के बाद एक चेन रिएक्शन हुआ। सबसे पहले शेयर्स बुरी तरह क्रैश कर गए, फिर एम्प्लॉइज की सैलरी आनी बंद हो गई, इसके बाद फ्यूल कंपनियों ने तेल देना बंद कर दिया और फाइनली 2012 में हालात इतने खराब हो गए कि डीजीसीए ने किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया। सब कुछ खत्म। लेकिन इस पूरे कोलैप्स का एक बहुत ही डार्क और इमोशनल साइड भी था। यह सिर्फ एक बिजनेस फेलियर नहीं था, बल्कि रातों रात 7,000 से ज्यादा लोग सड़क पर आ गए थे। महीनों तक उन्हें एक पैसा नहीं मिला। इस कोट को देखिए, एक सीनियर इंजीनियर ने कहा था, मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे बचा कर रखे थे, अब सब खत्म हो गया है। एक तरफ यह दर्द था और दूसरी तरफ कंपनी का फाउंडर अभी भी अपने आलीशान महलों में ऐश कर रहा था। पर अब कानून के हाथ मालिया तक पहुंचने लगे थे। फरवरी 2016 में बैंकों ने फाइनली उन्हें विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया। मतलब वो इंसान जिसके पास पैसे हैं पर वो जानबूझकर कर्ज नहीं चुका रहा। इसके तुरंत बाद सीबीआई ने केस फाइल किया, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी और जैसे ही अदालत ने फॉर्मल अरेस्ट वारंट निकालने की तैयारी की, ठीक उसी वक्त बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ मालिया ने वो आधी रात वाली फ्लाइट ली और देश छोड़ दिया। और आज 2026 में हालात क्या हैं? मालिया अभी भी यूके में ही हैं। भारत में उनकी कई संपत्तियों को सील कर दिया गया है, उन लग्जरी कारों की नीलामी हो चुकी है, लेकिन उन्हें भारत वापस लाने की जो एक्सट्रेडिशन यानी प्रत्यर्पण की कानूनी लड़ाई है, वो लंदन की अदालतों में आज भी चल रही है। ये एक लंबा लीगल बैटल बन चुका है। तो इस 9,000 करोड़ के विनाश से हमें क्या कोर लेसन्स मिलते हैं? पहला, सिर्फ और सिर्फ कर्ज के भरोसे अंधाधुन एक्सपेंशन करना हमेशा एक डिजास्टर होता है। दूसरा, अगर कोई कंपनी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है तो उसके पीछे के असली बिजनेस मॉडल को चेक करना बहुत जरूरी है। और तीसरा, सबसे बड़ा लेसन था हमारे बैंकों के लिए कि बड़े और ग्लैमरस नामों के इन्फ्लुएंस में आए बिना कड़ी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए। इनफैक्ट इसी केस के बाद आरबीआई को बड़े लोन्स के लिए अपने रूल्स हमेशा के लिए सख्त करने पड़े। अब चलते चलते एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल पे गौर करते हैं। जरा सोचिए, अगर 250 लग्जरी कारों, बड़ी बड़ी पार्टियों और एक इतने मशहूर ब्रांड के पीछे 9,000 करोड़ रुपए का इतना बड़ा डिफॉल्ट इतने सालों तक छुपा रह सकता है, तो आज हमारे बैंकिंग सिस्टम में ऐसी ही चमक दमक के पीछे कितने और डिफॉल्ट शांति से पल रहे होंगे? हमारा टैक्स का पैसा असल में कितना सेफ है? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।